देखिए, आपकी किताब में चैप्टर क्या है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हम प्लांट्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में वो दूसरा हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? वहाँ पे उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है। हम लोगों के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक्चुअली में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को समझें कि है क्या, तो हर एक सेल रेस्पिरेशन करने के बाद जिस गैस को रिलीज करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है? तो हेडिंग दे दीजिए, आप लोगों ने दे रखा होगा ऑलरेडी। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17। आपकी किताब का क्या है? चैप्टर 17 है ये, दैट इज ब्रीदिंग एंड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ रिकॉल कराती हूँ। अभी जस्ट मतलब साथ में इसके पैरेलल एक चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम आपका, ठीक है? थोड़ा-सा मैं फिर से याद दिलाऊँगी जो कल लिखा था मैंने। फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉरीफेरा, थोड़ा फास्ट लिखूँगी, रफ वर्क है इसलिए। निडारिया और सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, एस्केलमिंथस, आर्थ्रोपोडा, या इसके पहले बीच में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कल हम लोगों ने किया इकाइनोडर्माटा। इसकी क्लास में और कुछ डिस्कशन है इसके बारे में, बाकी करेंगे, ठीक है? और देन लास्ट में एक साथ लिख देती हूँ, हेमिकॉर्डाटा है बट मैं एक साथ यहाँ पे कॉर्डाटा लिख देती हूँ, ठीक है? इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन आपको दिखता है उसको देखिए ध्यान से। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या है इसके कि इसने बोला है, जब ध्यान से देखिएगा, कोई भी चैप्टर जब ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टार्ट करता है तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले हम लोग को क्या दिखता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिखता है, ठीक है? तो ये एक स्टेटमेंट देता है, कोई भी ऐसा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नहीं होगा, नॉट अ सिंगल चैप्टर। चाहे आप डाइजेशन पढ़िए, चाहे आप ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की पढ़ाई करें, चाहे आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन या फिर एक्सक्रीशन क्यों ना पढ़ें, या न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हर चैप्टर में, ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको ये याद कराएगा बार-बार, हर चैप्टर में, जिसकी वजह से जब एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा होता है तो मैं बार-बार एक चीज़ को रिपीट करती हूँ, बहुत ध्यान से कीजिए, आगे हर जगह पढ़ना है। नामो-निशान आपको हमेशा मिलेगा, अभी भी मिलेगा, 12th क्लास में भी हर जगह परेशान करेगा आपको, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी आपको रिमाइंड कराया था, 12th के बच्चे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी माइक्रोब्स की पढ़ाई कर रहे हैं और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हर एक फाइलम में से पकड़-पकड़ के जो-जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज़ करने का काम करता है, सबके बारे में पढ़ाई कराते वक़्त उनको याद कराना पड़ता है। क्लास 11th में आपने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है? बोला जाता है कि क्योंकि पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थस तक, अब बेकार का आप स्टेटमेंट बना के या फिर रट के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? मैंने आपको बोला है चुपचाप ये सीरीज़ जो है अपने आप इसको दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। तो इसकी जो सीरीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है एक्चुअली में इवोल्यूशन की सीरीज़ है। क्या है ये? सीरीज़ ऑफ इवोल्यूशन है। ये बार-बार मैंने आपको बता रखा है, क्वेश्चन्स भी मैंने इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा करा रखे हैं, ठीक है? तो इवोल्यूशन की सीरीज़ है, ये अगर याद कर लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही क्लियर हो जाती है, वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो ऑब्वियस है कि पॉरीफेरा, निडारिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में हम लोग काउंट करेंगे। कहाँ पे काउंट करेंगे? ऐसे ही सीधा लगे हाथ स्टेटमेंट लिख दिया इंट्रोडक्शन में।
वो कॉल आ गई थी एक बीच में। आवाज जा रही है आप लोगों को? अब जा रही है? यस मैम। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? देखिए तो यहाँ पे पॉरीफेरा है, निडारिया है, टेनोफोरा है, प्लेटीहेलमिन्थस है, ठीक है। तो साफ-साफ एक शॉर्टकट मार रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते वक़्त बोला गया है, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज़म्स होने की वजह से इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत थर्ड क्लास का है, बहुत बैकवर्ड कैटेगरी का है। क्या मतलब है? थोड़ा बहुत डिफ्यूज़न कर लिया, सेल्युलर डिफ्यूज़न कर लिया, किसी तरीके से बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत ऑस्मोसिस आ गया वहाँ पे, बट वो इस तरीके से अपना रेस्पिरेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा मैं आर्थ्रोपोडा की याद दिलाती हूँ। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ट्रैकियल सिस्टम है, ट्रैकियल सिस्टम भी लिखा था। ट्रैकियल सिस्टम के साथ-साथ बुक गिल्स भी लिखा था, बुक लंग्स भी लिखा था। अगर कहीं पे आपको गिल्स लिखा जा रहा है ना, अगर कहीं भी आपको क्या लिखा जा रहा है, गिल्स लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? गिल्स लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कन्फर्म्ड हो जाइए कि ज़रूर वो ऑर्गेनिज़्म एक्वेटिक होगा। ज़रूर वो ऑर्गेनिज़्म क्या होगा? एक्वेटिक होगा, गारंटी है इस चीज़ की। वो क्या होगा? एक्वेटिक होगा, ठीक है। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जितने वर्टिब्रेट्स हैं, इवन कि आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी गिल्स पाया जाता है। मतलब गिल के स्लिट्स जो होते हैं, होल्स होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जिसको लिखा जाता है, वो पाया जाता है। फिर आप बोलिएगा हम तो नहीं एक्वेटिक हैं, फिर क्यों पाया जाता है हमारे में? क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के टाइम में प्रेजेंस ऑफ गिल्स क्या शो करता है? तो प्रेजेंस ऑफ गिल्स हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर है तो ये शो करता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी ह्यूमंस जहाँ से इवॉल्व हुए हैं वो कैसे थे? एक्वाटिक थे। और ये चीज़ तो इवोल्यूशन चैप्टर में क्लास 12th में आप पढ़ेंगे ही, बार-बार मैं आपको बताऊँगी वहाँ पे कि जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा होता है, वो इवोल्यूशन एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वाटर से स्टार्ट हुआ है। थोड़ा-सा क्लास 10th अगर मैं आपको याद दिलाऊँ यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जब आप सैंपल पेपर वगैरह वहाँ पे सॉल्व करते थे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था, हू प्रपोज्ड दैट द लाइफ इज़ इवॉल्व्ड अंडर द वाटर या इन द वाटर, इस तरीके से करके। तो यहाँ पे आप हेल्डन का नाम लिखते थे। किनका नाम लिखते थे? HALDANE, जेबीएस हेल्डन, जेबीएस। नीट का भी क्वेश्चन है, 10th में भी पढ़ा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। आप भूल गए अलग बात है, बट वो एक्स्ट्रा बॉक्स बना के आपकी 10th की किताब में दिया था, जहाँ पे जेबीएस हेल्डन का नाम आपने पढ़ा था, सुना था। आपको लिखने का मन लिखिए, नहीं लिखने का मन मत लिखिए। 12th में वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि लाइफ का इवोल्यूशन कहाँ हुआ है? वाटर में हुआ है। क्या प्रूफ करता है? क्योंकि सबसे एडवांस्ड अभी अगर पूरी धरती पे, पूरे अर्थ पे कोई है तो कौन है? हम लोग हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। सबसे एडवांस्ड हैं तो लेकिन हमारे भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होता है। जब ह्यूमंस का हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज देखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग के पास क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये इस चीज को शो करता है यहाँ पे इजिली कि इसका मतलब है इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? वाटर से हुआ है, ठीक है। फिर हमने ऑर्थ्रोपोडा में देखा ट्रैकियल सिस्टम भी है, स्पाइरकल्स भी है, बहुत सारी चीजें और कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्थ्रोपोडा में। मोलस्का में फिर हम गए तो इसके पास जैसे-जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, इकाइनोडर्माटा एक साथ हमने लगे हाथ इकट्ठा बोल दिया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसके पास। क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। बट वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ हमने किसको कनेक्ट किया है? सर्कुलेटरी सिस्टम को कनेक्ट किया है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा सोच के देखिए। पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद ठीक 18th और 18वां चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को निकाल दीजिए,
या बॉडी फ्लूइड्स, मतलब बॉडी के जितने भी फ्लूइड हैं, फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर जो भी आएगा, आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा, प्लेटलेट्स आएंगे, उसमें भी और एक्स्ट्रा सेल्स आएंगे। सबको सोच के इमेजिन करके देखिए, करते क्या है सब? जो ये बार-बार सर्कुलेशन कर रहे हैं, तो बॉडी के जितने फ्लूइड्स हैं, वो आपके टॉप टू बॉटम तक, टॉप टू टो तक मूव करने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वैसा? क्योंकि आपके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। नहीं चाहिए होगा, कहानी खत्म। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर क्या ज़रूरत है इतना झंझट लेने की, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब डेफिनिशन की बात करते हैं, अगर कोई आपको बोलता है, तो आप जब अपनी किताब में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपके बुक ने लिखा है नॉर्मली, क्योंकि मैं यहाँ पे बार-बार बोल रही हूँ, आप अपनी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अब जाके आप इतने चैप्टर 1 से जो द लिविंग वर्ल्ड से आपने जो जर्नी स्टार्ट करी थी, उसको चलते, 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 धीरे-धीरे करके आप कहाँ तक लेके आए हैं? यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है? तो मेन क्या है यहाँ पे आपको, ये पूरा जो यूनिट है, ये डेडिकेटेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है? और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं। इस वजह से, मतलब इसके पहले था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके ऊपर सारी चीजें कनेक्टेड है, डिपेंड करती हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बात बताई जाती है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेफर्ड एज ब्रीदिंग। नॉर्मली हम लोग इसको ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है? एक और इसमें लाइन जोड़ी हुई है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज रेस्पिरेशन, ठीक है? नॉर्मली अगर हमने बोला तो यही रेस्पिरेशन है, बस हो गया, हमें समझ आ गया। बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी अटैच्ड हैं, हिडन हैं, ठीक है? तो ये सीरीज जो है, ये भी आपको हमेशा हर जगह बताया जाएगा। इसको मैं रब करके थोड़ा हम लोग नोट वर्क करना स्टार्ट करते हैं, साथ-साथ कीजिएगा आप लोग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप नोट वर्क साथ के साथ करते हैं तो। देखिए, फर्स्ट आप वही लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें, इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहले तो उसको कॉपी कीजिए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ breathing and exchange of gases are required are required by our body due to requirement of due to requirement of requirement of oxygen कंटिन्यूअसली भी हम लोग लिख सकते थे कहीं पे, required by our body due to requirement of oxygen to each and every cell of our body। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हम बोलते हैं ना कि भाई रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों हम इतना टेंशन लेने की, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो एक अगर ह्यूमन बीइंग है, कोई भी XYZ है, ठीक है, इसके
टॉप टू ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। और एक तो खैर वही आपका यहाँ पे जो हेड ऑर्गन जो है हार्ट बैठा हुआ है, ये तो सारे फसाद की जड़ है। जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं 18वां 18th नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो हार्ट ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। आपके घर में आपकी मर्जी, आप किचन में नल लगाइए, आपकी मर्जी आप हर एक रूम में लगाइए, आपकी मर्जी आपने बालकनी में भी लगा लिया। आपने बोला नहीं भाई हमें और कन्वीनियंस चाहिए, बेड के बगल में लगा लीजिए, जहां मर्जी लगाइए। बट जब आपका जो वाटर टैंक है, जो टैंकी ऊपर बैठी हुई है, उसी को हटा लीजिए, फिर लगाते रहिए नल। क्या कीजिएगा नल लगा के? कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। समझ रहे हैं बात यहाँ पे? पंपिंग ऑर्गन आपका कौन सा है? हार्ट है। ये भी आपको पता है बचपन से, जब से सुनते आ रहे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पंपिंग ऑर्गन क्या है? हार्ट है। बट इसको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि कैसे आपके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट से लेके ईच एंड एवरी सेल को क्या मिलना चाहिए? ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जहां ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा, वो पार्ट पैरालाइज हो जाता है। जैसे कुछ टाइम तक आप क्या कीजिए कि एक टाइटली रबड़ या कोई थ्रेड आप लपेट के रख लीजिए, आप डिस्टर्ब कर दीजिए एक फिंगर को अपने। आप कुछ टाइम के बाद क्या देखते हैं? वो ब्लैक हो जाता है वहां पे। कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। क्यों? कंप्लीटली आपने ऐसा थोड़ी कट कर दिया उसको, नहीं, बट आप ऊपर से जो टाई कर रहे थे तो थोड़े से पोर्शन को वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वो इंटरप्ट हो जाए वहां पे किसी भी तरीके से ऑक्सीजन। तो आप जब उसको हटाते हैं तो ब्लैक क्यों होता है? वो ये शो कर रहा होता है कि उसको जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन था वो आपने नहीं दिया, और जिसकी वजह से वो पोर्शन कैसा हो गया? ब्लैक हो गया है, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं? तभी मैंने इंट्रोडक्शन में ऐसी एक लाइन दे दी है, आप जानते हैं, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने इसमें। मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। सबको चाहिए। क्यों लिखे सबका? जब हम अपना पढ़ रहे हैं तो बाय आवर बॉडी, ठीक है, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। अब भाई कहते हैं भाई एक से एक डिजीज है, योगा कीजिए बैठ के उससे ठीक हो जाएगा। रीजन क्या है उसका? मतलब कहते हैं योगा कीजिए, पावरफुल योगा कीजिए, इस तरीके से कीजिए। उनका मेन एम क्या है? जैसे फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसी को तरीके तरीके से बदल के आप कोई भी योगा करते हैं, अगर आप नोटिस करते होंगे तो। आपका मेन एम क्या है? आपके बॉडी पार्ट्स को मोर एंड मोर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, और कोई रीजन नहीं है, यही है। और ज्यादातर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हर एक चैप्टर के एंड में डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम। जब कोई फिजियोलॉजी चल रही है तो ऑब्वियस है कि उसमें कहीं पे कुछ डिस्टरबेंस करेंगे तो कोई बीमारी भी होगी। तो हर एक चैप्टर के एंड में हमें क्या पढ़ना है? डिसऑर्डर्स की भी पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। देन हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं? रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन लिख देते हैं नॉर्मल सा, जो कि रेस्पिरेशन भी आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे रेस्पिरेशन। और आपकी किताब ने क्या किया है? रेस्पिरेशन के साथ ही किसको लिखने का काम किया है? यहाँ पे ब्रीदिंग को लिखने का काम किया है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बहुत मायने रखता है यहाँ पे। जो हम बार बार यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एक्सचेंज लिख रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। चेंज और एक्सचेंज में क्या फर्क है? चेंज और एक्सचेंज में क्या फर्क है? हम लोग कहीं पे चेंज बोलते हैं, हम लोग कहीं पे एक्सचेंज बोलते हैं, क्या फर्क है दोनों में? मैम चेंज बोलिए। मतलब सब्स्टिट्यूट होता है एक थिंग, मतलब एक चीज का, और एक्सचेंज मतलब कुछ दिया और कुछ रिसीव किए रिटर्न में। हाँ ठीक है, चलिए बहुत हद तक सही है। तभी मैंने यहाँ पे एक्सचेंज को क्या किया है? ब्लॉक में लिख दिया है। एक्सचेंज नहीं लिखेंगे, किसी का मन किया कि भाई हम चेंज लिख दें,
तो क्या होगा वहां पे, वो गलत हो जाएगा। द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन आप कहाँ से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, ठीक है। किसके साथ? विद कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आया ये? प्रोड्यूस्ड by cells of our body during metabolism, during metabolism। पहले नॉर्मली हमने क्या लिखा? द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आया? बट यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दीजिए, बहुत ज्यादा लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कार्बन, जब हमने इसमें लिखा है ऑक्सीजन में कि ये कहाँ से आया है, इन्वायरमेंट से आया है, एटमॉस्फेयर से आया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जा रहा है? तो ये हमारे ही बॉडी के सेल जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे बॉडी के सेल क्या कर रहे हैं? इसको प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा ना फर्मेंटेशन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। किसका लेते हैं? फर्मेंटेशन का है। ये नहीं कि लिख दीजिएगा एग्जाम में जाके, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल सा यहाँ पे थोड़ा साइन प्रॉब्लम है, बट फर्मेंटेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो फर्मेंटेशन की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, फर्मेंटेशन का मतलब है, जैसे बहुत सारा केस आपने पढ़ा था 10th क्लास में, बट हम यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल देख रहे हैं। क्या है ये? इथाइल अल्कोहल। कोई एक माइक्रोब का नाम बताना चाहेगा इसमें? प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल के लिए किसी को बताना है एक माइक्रोब का नाम, जो कि 1000 बार मैं अभी तक ले चुकी हूँ जब से मैंने 11th क्लास की पढ़ाई करानी स्टार्ट करी है। बोलना है किसी बच्चे को? इथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन के साथ नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग organisms or individuals are concerned with the production of ethyl alcohol। क्या बोलेंगे? आंसर क्या होगा इसका? बताइए, याद कीजिए। इसके प्रोडक्शन के साथ नाम इन्वॉल्व है किसका? यूनिसेलुलर फंजाई, दैट इज यीस्ट। और नाम मैंने आपको सिखाया था सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जब मैं आपको सेकेंड चैप्टर करा रही थी। आपकी कॉपी का जो, जैसे ये नोटबुक जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसका जो ये मार्जिन है ना, वहां पे लिख लीजिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी is an unicellular fungi which is responsible for production of ethyl alcohol। एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको, इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। लिख लीजिए, मार्जिन में लिख लीजिए कि इथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का एक फंजाई लगा हुआ है, ये इन्वॉल्व है। ये वही फंजाई है, क्योंकि आप 12th में तो है नहीं, 12th में बच्चों को बोलती है इसे जाने दो, याद नहीं है तो अभी 12th का एग्जाम दे लो, फिर टारगेट बैच में करेंगे। उन बच्चों को अभी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं सर खाने वाले, 11th पढ़ा नहीं, 12th में सोचते हैं पीएचडी कर लेंगे सीधा, तो उनको यही जवाब देना पड़ता है कि रहने दो, बाद में अभी पहले 12th कर लो, फिर टारगेट बैच में करेंगे इसको, ठीक है। बट आपको याद दिला देती हूँ, इसको फंजाई की कौन सी कैटेगरी में पढ़ा है? जल्दी बताइए, एग्जांपल दीजिए उधर से। 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स। कहाँ पढ़ा था इसको? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को कहाँ पढ़ा था आपने? याद कीजिए, बोलना है किसी को? बोलना है किसी को? बोलिए, उधर से रिप्लाई कीजिए। एस्कोमाइसिट्स में पढ़ा था आपने। कहाँ पढ़ा था? एस्कोमाइसिट्स के अंदर पढ़ा था इसको, ठीक है। खैर आपकी मर्जी, कितना याद कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने हैं एग्जाम में। हाँ, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस प्रोसेस में, इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आखिर कौन सी गैस रिलीज होती है, एक छोटा सा मैकेनिज्म उठाया है हमने। मैकेनिज्म का नाम क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का क्या मतलब है कि आप इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसी माइक्रोब से काम ले रहे हैं, आपको क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए। अब जरूरी नहीं कि जो अल्कोहल मिसयूज करते हैं बेवरेजेस वगैरह के फॉर्म में, कोई जैसे है
कि बहुत ज्यादा इसको ड्रिंक करने में यूज करते हैं। अल्कोहल का बहुत ज्यादा, आप जो इतने सारे लॉकडाउन के बाद जो हैंड सैनिटाइजर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या यूज हो रहा है, यही अल्कोहल यूज हो रहा है। पता है आपको, पढ़िए जाके दिख जाएगा, पीछे इंग्रेडिएंट्स देखिए वो आपको दिख जाता है। कुछ हर्बल ऐसे होते हैं चैलेंज करते हैं हम थोड़ा भी नहीं यूज कर रहे, बट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। होम्योपैथिक जो मेडिसिन आती हैं उसमें भी यूज होता है इसका, ठीक है। बहुत ब्रॉड यूज है, हम लोग करेंगे आगे जाके। तो इसमें जो गैस रिलीज होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। पता है आपको, ये बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पे एटलीस्ट ऑक्सीजन तो नहीं ही रिलीज हो रहा होगा। प्लांट तो है नहीं, हम फोटोसिंथेसिस तो करा नहीं रहे कि फोटोसिंथेसिस करा और ये ऑक्सीजन आपको यहाँ से जनरेट करके दे देगा। ये क्या कर रहा है आपको, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इवॉल्व करके दे रहा है, ठीक है। तो ये छोटे से प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन सब से मिला के असाइनमेंट क्वेश्चंस में दे दूंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फर्मेंटेशन लिखा है और यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। यहाँ क्या लिखा है मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ठीक है। इस प्रोसेस को समझने में किसी को कोई दिक्कत? रिप्लाई कीजिए उधर से, यस और नो। किसी कोई दिक्कत? मैं ये रब करने जा रही हूँ यहाँ पे, ये पीछे नो मैम। ठीक, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको मैंने रब कर दिया यहाँ पे। फर्मेंटेशन की बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये क्यों लिखा है, ये रेस्पिरेशन वाली लाइन उसको समझा रही हूँ। जो मैंने फर्मेंटेशन लिखा था उस बॉक्स को मैंने रब करके खाली कर दिया, ठीक। यहाँ पे मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? सेलुलर रेस्पिरेशन लिख दिया है, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में, क्योंकि अब हम एनारोबिक तो है नहीं कि एयर टाइट कंटेनर के अंदर बैठ के भी रेस्पिरेशन कर लेंगे, हम लोग क्या है, एरोबिक है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में अगर हम यहाँ पे आपकी बॉडी का एक सेल बना दें, क्या कर दें, सेल बना दें, तो एक एक सेल जो है ये ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। जैसे वहां पे जो प्रोसेस था दैट प्रोसेस वाज फर्मेंटेशन, और यहाँ पे जो प्रोसेस है आपके पास, ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेलुलर रेस्पिरेशन। बट ये कैसा सेलुलर रेस्पिरेशन है? ये एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन है। यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज आप कर रहे हैं और आपकी बॉडी का रेस्पिरेशन है, तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है produced by cells of our body during metabolism, या ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म की जगह मैं ये भी लिख सकती थी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसका ये मतलब होता कि यहाँ पे इस तरीके से एक एक सेल जो अपना मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो उसके मेटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पे, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कैसे आपने देखा होगा कि फ्लैट्स में अगर आप रहते हैं, या फिर अब तो ईच एंड एवरी जितनी भी गलियां हैं सब में वो कूड़े वाली गाड़ी घूम रही होती है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि वो सुबह घूम के और जहां जहां पे जिसके घर में जो भी मतलब कचरा है वो उसमें दे देते हैं, वो लेके वहां से चला जाता है। अब है ही नहीं कुछ वैसा, सारे स्ट्रीट्स वगैरह, सारी जो सड़कें, अब ऐसा आप जाके फेंक ही नहीं सकते कहीं पे, तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मान लीजिए 10 दिन की छुट्टी हो गई, आप घर से कचरा लेके निकले, जहाँ फेंकने जाएंगे वही आपको उठा के एक थप्पड़ मार देगा, बोलेगा यहाँ तो इतना साफ सुथरा है, यहाँ कहाँ फेंक के जा रहे हो ना, आप किसी के घर के बाहर फेंक सकते हैं। इट मीन्स कि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो कैरी करके जा रहा है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या है, उस गार्बेज ट्रक की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये यहाँ पे भी क्या होता है कि हमारी बॉडी में तो कोई गार्बेज ट्रक तो है नहीं कि जो आया और उसको कैरी करके चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारा काम किसके जिम्मे जाता है, मीडियम चाहिए ना, एक एक क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो जा रहा है ये भी वाया ब्लड जाएगा, ब्लड ही पहुंचाने का काम करता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रहा है ये भी ब्लड के ही थ्रू यहाँ से बाहर रिमूव हो रहा है। तो कुल मिला के ये काम कौन करता है, यानी हार्ट से ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करेगा,
ब्लड ही करेगा ऑक्सीजन अगर जाना है, और सारे सेल ने अपना काम कर लिया। जैसे मैंने वो कूड़े का एग्जांपल दिया, गार्बेज का एग्जांपल दिया आपके घर का, मतलब आपको फेंकना है, रिमूव करना है, वहाँ पे तो उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। आप क्या कीजिएगा, कचरा घर में थोड़ी इकट्ठा करके रखिएगा। तो एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से ये जो सेल है यहाँ पे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या है? जो सेल है ये भी अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा। रेस्पिरेशन मतलब अपना मेटाबॉलिज्म करेगा। कुल मिला के कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ रिगार्डेड एज़ या रेफर्ड एज़ मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे रिलीज करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब सेल ने कहा, मान लीजिए आपके इस फिंगर टिप के पास रिमूव मतलब रिलीज किया होगा, ठीक है? कौन सी गैस इवॉल्व करी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से डिफ्यूज होके थोड़ी बाहर चला गया वो, नहीं गया। समझिए क्यों आप अलग से पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपके फिंगर से नहीं रिमूव हो गया। ऐसा नहीं, अब हमारा इतना सारा बॉडी का सरफेस एरिया है, बट हम लोगों को एक स्पेशलाइज्ड लंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक जो जिम्मा है, जिस डिपार्टमेंट को दे रखा है, वो हमारा क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है? इस तरीके से टर्म दिया जाता है। आगे हम लोग करेंगे, आप फेमिलियर हो जाएंगे इन सारे वर्ड्स के साथ, ठीक है? ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया बच्चों को, आप लोगों को सबको? कोई दिक्कत किसी को समझने में? अगर इसको समझने में दिक्कत आएगी तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी दिक्कत आएगी, इसलिए कहीं पे कोई डाउट होता है अगर समझने में तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से, नहीं तो आगे भी दिक्कत आएगी आपको, ठीक है? अब देखिए जो शुरू से मैंने लिखा है, थोड़ा हम लोग प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए लिख देते हैं। आगे लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ द aquatic organisms, most of the aquatic organisms, यहाँ पे प्रिमिटिव जोड़ देती हूँ, पहले डिफ्यूजन वाला बता देती हूँ। मोस्ट ऑफ द primitive organisms, primitive organisms such as, मैंने यहाँ पे सीधा स्पॉन्जेस लिख दिया। क्या लिख दिया? such as sponges, sponges। अब जानबूझ के क्या कर रहा है यहाँ पे, आपको फाइलम का नाम नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, मेंबर्स का नाम दे रहा है यहाँ पे। सच एज स्पॉन्जेस, मेरी मर्जी मैंने लिख दिया। जेली फिश, मैंने क्या लिख दिया, जेली फिश, निडाडियंस को बिलोंग करता है, ठीक है? टीनोफोरा, एंड फ्लैट वर्म्स, respire by the process of simple diffusion, by the process of simple diffusion। यहाँ तक लिख लीजिए। कौन से प्रोसेस से करते हैं? ये सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं।
earthworms use their skin, यहाँ पे थोड़ा शाइन कर रहा है, मैं बता देती हूँ। हाँ, earthworms use their skin, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं आ गई तो अब दिख रहा है। earthworms use their skin for respiration, ये तो कोई नई बात नहीं है, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस, CUTANEOUS। इसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया? ये एक टर्म है जो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, जो रेस्पिरेशन किससे करते हैं, मतलब अपने स्किन के थ्रू करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। और इसका मॉइस्ट स्किन है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? क्यूटिकल भी बोल सकते हैं। उसका क्या है? क्यूटिकल है, ठीक है। अब मैं लिख रही हूं PULMONARY, पल्मोनरी लिखा है मैंने। क्या लिखा है? PULMONARY, पल्मोनरी लिखा है मैंने। यहाँ पे क्या लिखा है? पल्मोनरी लिखा है, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन स्टेटमेंट बनाने की बजाय शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का क्या मतलब आपको सिखाया मैंने, यहाँ नीचे लिख देती हूँ। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ठीक है। इसको कौन यूज करते हैं? used by mostly terrestrial forms। बनाते रहिए इसमें बैठे बैठे, आगे जाके एडवांसमेंट करेंगे। जितने टेरेस्ट्रियल फॉर्म आएंगे, ह्यूमन बीइंग है, कैट है, डॉग है, जो भी है, जो एडवांस है, वहां पे क्या होगा? रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे? वो लंग्स के थ्रू करेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने? यस मैम। अब हम लोग अगर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? अगर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हैं। वर्टिब्रेट्स कितने हैं? 5 है टोटल, ठीक है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बार बार आप रिपीट कर चुके हैं। कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की बात करें, किसकी बात करें? अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स 5 हैं। वर्टिब्रेट्स टोटल कितने हैं? मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर मैंने लिखा फिशेस, ठीक है। उसके 2 सबके नीचे लिख दूंगी, किसे करता है? एम्फीबियंस, फिर है रेप्टाइल्स, ब्लॉक में लिखा है तो उसको भी ब्लॉक नहीं कर देती हूँ। फिशेस, एम्फीबियंस,
reptiles, birds एंड 5वां कोशिश करती हूँ आ जाए यहाँ पे, हाँ मैमल्स। दिख रहा है सिर्फ स्टार कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। मैमल्स, मैमल्स ठीक है, लास्ट में मैमल्स लिखा है मैंने, हाँ आ गया है इजीली। लास्ट में मैंने मैमल्स लिखा है। फिशेस की बात करते हैं। गिल्स लिखिए, क्या लिखिए? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। इनका रेस्पिरेशन किससे होगा? गिल्स के थ्रू होगा। अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो ये गिल्स से भी करेगा प्लस अपने मॉइस्ट स्किन से भी करेगा, मॉइस्ट स्किन से भी करेगा, ठीक है। और देन जब हम आगे बढ़ते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, कहाँ चलते हैं हम लोग? तीन जो बचे हमारे पास बाद वाले जो हमारे पास है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और मैमल्स है, ठीक है। ये किससे करेंगे? यहाँ पे 1 2 3 एक साथ मैं ऐसे घेर देती हूँ। ये किससे करेंगे? रेस्पिरेशन अपना लंग्स के थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू करेंगे। फटाफट क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चंस जो है वो कितने बनाए जा सकते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसमें, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको सेट दिया जा सकता है। मान लीजिए रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और एक फिशेस लिख दिया मैंने, इसमें से गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करता है? तो नाम नहीं होगा सीधा सीधा, फिश का कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा, जानबूझ के वहां पे स्कोलियोडोन लिख दिया जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि आप एग्जाम्पल पकड़ ही नहीं पाए कि किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैमल्स ना लिख के वो आपको सीधा क्या लिख देगा? ऑर्निथोरिंकस। पहचानते रहिए किसका है पहले। तो आपको सबके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और एग्जाम्पल में से आपको वहां पे कैच करना है कि वो एग्जाम्पल पहले बिलोंग किसको करता है, और जब बिलोंग उसको करता है तो उसमें रेस्पिरेशन कैसा था, उसका कैसा था, उसका कैसा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मतलब एक तरीके से ट्रिकी हो गया, आप ऐसे ही इकट्ठा याद कर सकते हैं कि भाई शुरू वाले जो प्रिमिटिव है इनका प्रिमिटिव मोड है, बाद वाले जो 3 है यहाँ पे वो अब हम स्टेटमेंट पांचों का बना सकते थे, जैसे फिशेज रिस्पायर थ्रू लंग्स या बाई लंग्स, इस तरह फिश के लिए अलग स्टेटमेंट में बनाती, एम्फीबियंस के लिए दूसरा स्टेटमेंट बनता वहां पे कि ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम रेप्टाइल्स के लिए लिखते, फिर बर्ड्स के लिए लिखते, फिर मैमल्स के लिए लिखते, तो उसको मैंने यहाँ पे समराइज करके आपको लिख दिया है, ठीक है। ये क्या था आपका? ये तो चल रहा था ओवरऑल जो क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, इसमें से बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म है तो किसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए? मैंने यहाँ पे स्किन लिखा है, स्किन की बजाय आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्यूटिकल भी लिख सकते हैं, पता है आपको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक्सटर्नल कवरिंग जो है वहां पे उसको क्या लिख सकते हैं? क्यूटिकल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं? क्यूटिकल। ये भी नीट का क्वेश्चन है। आपको अर्थवॉर्म जैसा दिखने वाला या फिर अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम के साथ 4 और साइंटिफिक नेम चिपका दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इसमें से मॉइस्ट स्किन के थ्रू या फिर क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन कौन करेगा। तभी मैंने स्किन को हटा के वहां पे क्यूटिकल कर दिया ताकि दोनों याद हो जाए आपको, ठीक है। अब ये तो रही बात इंट्रोडक्शन की। अब बात हम लोग करते हैं हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली हम लोगों को क्या पढ़ना है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है। क्या कर मतलब ह्यूमन का, आपकी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको करना है, ठीक है। मैं समझाती हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऐसे तो सारी चैप्टर आपने जो भी करे हैं, अगर ऑनेस्टली किया होगा थोरोली, तो एक भी क्वेश्चन किसी बच्चे का कहीं नीट में तो छूटता ही नहीं है। आप लोग तो फिर भी बच्चे हैं। नीट में जो बच्चे 2 साल, जैसे मान लीजिए 3 साल बच्चे ने कहीं तैयारी करी, चौथे साल आया मेरे पास, तो वहां उस बच्चे का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटता। तो आप उसके सामने तो बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लोग का नहीं छूटेगा। मैंने वैसे भी पहले ही आपको
वार्निंग दे रखी है कि अच्छे से कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने वाले बच्चों का नंबर ज़्यादा होता है। और जो बड़े-बड़े मतलब जहाँ पे 18,000, 20,000, 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वो 500 बच्चों की फ़ोटो छाप के वो मिसलीड करने का काम करते हैं कि भई हमारे ही बच्चों का सिर्फ सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्रेशर्स का ज़्यादा होता है, ठीक है? खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉर्मल जो आप अपना क्या देखते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर आप बाई फेस किसी को देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो इन करने का काम कहाँ से करता है? आपके नोज़ के जो होल्स हैं दैट आर नॉस्ट्रिल्स, कहाँ से इन करने का काम करेगा? नॉस्ट्रिल से इन करने का काम करेगा। कहाँ से जाएगा? नॉस्ट्रिल से, ठीक है? जब नॉस्ट्रिल्स के थ्रू इन करेगा, फिर कहाँ जाएगा वो? ऐसे जैसे अभी वो डाइजेशन वाला चैप्टर रिमूव हो गया, तो वहाँ पे हम बार-बार, बार-बार हर जगह जाके एक ही ज़िक्र पढ़ते। हम लोग वहाँ पे पढ़ते ईसोफेगस, 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 क्योंकि ईसोफेगस को फूड पाइप बोला जाता है। ईसोफेगस को क्या बोला जाता है? फूड पाइप बोला जाता है। और हमारा जो ट्रैकिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम लोग? विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है? एक और यहाँ पे मार्कर था, होता तो मैं समझाती आपको। हाँ, यहाँ है। देखिए, अब है ऐसा कि जैसे ये मैंने 2 मार्कर ले लिए, ठीक है? एक इसमें से कोई भी एक, दोनों व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है, आपकी मर्ज़ी जिसको भी आप समझिए, समझ आ जाएगा आपको। एक ट्रैकिया है और दूसरा ईसोफेगस है, मतलब एक विंड पाइप है और दूसरा फूड पाइप है। बट इत्तेफ़ाक से क्या है, मैंने दोनों को यहाँ पे अलग-अलग रखा, ठीक है? अब होता क्या है कि जैसे हम लोग बोलते नहीं कि एक जुगाड़ वाला सिस्टम कि कुछ नहीं है तो किसी चीज़ से काम चला लेते हैं, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम में मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है, एक डायग्राम बनाना है, आप लोग आजू-बाजू में बैठ के, एक ही इरेज़र है, तो आप क्या बोलते हैं? कहते हैं कि को तुम्हारा काम हो गया? कोई पूरे टाइम तो इरेज़ करते नहीं रहता, इरेज़र अगर एक है तो आप लोग काम चला लेते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़े टाइम के लिए तुम ले लेना, थोड़े टाइम के लिए तुम ले लेना, आप ऐसे करके वहाँ पे काम चला लेते हैं, ठीक है? पहले इसको रिक्वायरमेंट हुई तो इसने रब करके रख दिया बीच में, फिर इसको रिक्वायरमेंट हुई, फिर इसने ले लिया, फिर इसने ले लिया। क्यों मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। किस चीज़ की प्रॉब्लम है? एक एपिग्लॉटिस है बीच में, इसके बीच में नहीं है। ये दोनों तो चिपका हुआ ही है, समझाने के लिए बता रही हूँ। इसके बीच में यहाँ पे क्या है? एपिग्लॉटिस है। ये एक बार विंड पाइप को बंद करता है, एक बार फूड पाइप को बंद करता है। एक बार विंड पाइप को बंद करता है, एक बार फूड पाइप को बंद करता है। ठीक है? बारी-बारी से दोनों को बंद करता है। अब आप बोलेंगे पता नहीं हमने तो कभी नोटिस नहीं करा आज तक। आप अभी बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मेरे से, हर एक बच्चे को मैं बोल रही हूँ। जैसे हम लोग अभी आप कुछ नहीं खा पी रहे हैं तब भी, आप ऐसे निगल के देखिए और यहाँ पे उँगली रख के देखिए, आपकी साँस बंद होगी उस टाइम। आप स्वैलो करने का काम कीजिए और यहाँ पे उँगली रख के देखिए, साँस बंद होगी आपकी उस टाइम। जब आप खाना निगल रहे होते हैं, इनगल्फ कर रहे होते हैं, इनटेक कर रहे होते हैं, इंजेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम आपका विंड पाइप बंद होता है। देखिए, एक्सपेरिमेंट करके पता चल रहा है? पता चल रहा है सबको? यस मैम। क्यों हुआ ऐसा? एपिग्लॉटिस जो है यहाँ पे बीच में, जब फूड के जाने की बारी आई, फूड जब चला जाता है गलती से विंड पाइप में, तो आप देखिएगा अचानक से खाँसी आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप खाँसने लगेंगे। कहते हैं इधर बिहार में कहते हैं ज़रूर तुमको कोई याद कर रहा है, कोई याद-वाद नहीं करता। एक्चुअली में क्या होता है, गलती से बोलते नहीं है, लोग बोल रहे होते हैं कि भई खाते वक़्त बात नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, वो विंड पाइप में चला जाता है गलती से। तो जिसकी वजह से आप उसको बाहर इजेक्ट करने के लिए खाँसने लगते हैं लगातार, ठीक है? तो उस टाइम में आपका विंड पाइप बंद रहता है। अब आप बोलेंगे अच्छा तो हम आधे घंटे खाएँगे तो क्या हमारा विंड पाइप बंद रहेगा? अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितने डिसिप्लिन के साथ आपका एपिग्लॉटिस काम कर रहा है। आपका जो एपिग्लॉटिस है ये कितने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। आपको जब-जब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये फूड पाइप बंद है, फिर विंड पाइप बंद हुआ, फिर फूड पाइप बंद हुआ, फिर विंड पाइप बंद हुआ, फिर फूड पाइप बंद हुआ, खाते के टाइम का। अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं।
नॉर्मली क्या होता है, फूड पाइप बंद ही होता है, जहाँ-जहाँ पे जैसे जैसे मैंने अभी निगलने का वो एग्जांपल दिया, आप वैसा करेंगे, सलाइवा जाता है अंदर। तो उसके जाने के टाइम में भी एटलीस्ट क्या होगा, ये विंड पाइप बंद होता है। विंड पाइप इज योर ट्रैकिया एंड फूड पाइप इज योर इसोफेगस या ओइसोफेगस भी कई लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, बट अब ऐसा तो है नहीं कि नॉस्ट्रिल है तो सीधा ये प्रेजेंट होगा। होता ये है कि एक यहाँ पे ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये ठीक है, फूड पाइप विंड पाइप तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, बट एक पैसेज कॉमन ओपनिंग होगी ना वहां पे, फेरिंग्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बारी बारी से नेक्स्ट क्लास में सबको लिख दूंगी, समझ आए। मैं आपको बार बार हर क्लास में ये रिपीट करती हूँ कि समझ आए, फिर तो लिखना तो कुछ है ही नहीं। आपके दिमाग में जो चीजें मैं आपको बोलूंगी कि भाई तुमको ना अपने बारे में क्या क्या लिखना है, घर से कल रट के आना। आप बोलेंगे क्या मैडम क्वेश्चन दे रही हैं, हम अपने बारे में जानते नहीं क्या? आप लिख सकते हैं ना, आपकी मर्जी, आप लिखते रहिए सुबह से रात तक, आप जो जानते हैं अपने बारे में। तो वही आपको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना है कि आप उसको इतना जानिए कि आप उसको एग्जाम में खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात किसकी आ रही है, यानी आज की क्लास में अभी मैंने आपको इस फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी कहलाता है, इस वजह से यहाँ पे प्रोसेसिंग है। बायोलॉजिकली जो ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, जैसे कैसे हम लोग फिजिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई करते हैं, तो भाई जितनी भी चीजें वहां पे मैकेनिकली मूव कर रही होती, फैन है तो ये है तो वो है, सब चीज की पढ़ाई करते हैं ना, उसकी इंजीनियरिंग समझते हैं हम लोग वहां पे। तो फिजियोलॉजी में एक्चुअली क्या है कि आप अपनी बॉडी की यहाँ पे उसका मैकेनिकल वर्क समझ रहे हैं, करता कैसे है, और इसके पीछे पूरी जो मशीनरी हिडन है उसको आप समझने का काम कर रहे हैं। तो अभी आपने फिजियोलॉजी में फर्स्ट थिंग ये सीखी है कि एक जो यहाँ पे एपीग्लॉटिस, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, और ये जो फ्लैप लाइक जो कवरिंग है, ये बारी बारी से, तो हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ये ऑल्टर आपसे पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरनेटिवली ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, या फिर ट्रैकिया एंड इसोफेगस। तो आपको क्या टिक करना, फेरिंग्स, लैरिंग्स, उसके बाद ये इसका नाम दे दिया जाएगा आपको, या मान लीजिए कि आपको एपीग्लॉटिस, ऐसे ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको टिक किसके ऊपर करना है, एपीग्लॉटिस के ऊपर करना है। ठीक है, तो उसके बाद तो फेरिंग्स को क्या लिखेंगे फिर हम लोग, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है। यहाँ जो ये जो पोर्शन मैंने बताया, यहाँ पे जो स्पेस है, फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड पाइप एंड विंड पाइप। ये फेरिंग्स जो हमारा है, कीप जैसे समझते हैं ना, कीप शेप्ड स्ट्रक्चर, कई लोग तो ऐसा भी लिखते हैं, बट उसके नीचे एक ही ओपनिंग होती है, यहाँ पे दो है, और उसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा हुआ है, एपीग्लॉटिस को बोल रही हूँ। जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो बारी बारी से अल्टरनेटिवली दोनों को बंद करता है। जब आप खाते हैं विंड पाइप बंद होता है, जब आप अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं तो फूड पाइप बंद होता है। दोनों बारी बारी से अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, एक दूसरे को बंद करने का काम करते हैं वहां पे। ठीक है, एपीग्लॉटिस में कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत एपीग्लॉटिस में? Epiglottis is responsible for alternative opening and closure of food pipe and wind pipe. दोनों को alternatively क्या करता है, बंद करता है। ठीक है, pharynx is the common opening for both food pipe and wind pipe. दोनों के लिए कॉमन है। फूड पाइप ये नहीं बोल सकता pharynx मेरे हिस्से में आता है, विंड पाइप ये नहीं बोल सकता pharynx मेरे हिस्से में आता है, कॉमन ओपनिंग है दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद जब आप ये मशीनरी समझना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे नॉस्ट्रिल्स में, हमारे नॉस्ट्रिल्स में अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल बैरियर का। किसका, फिजिकल बैरियर का। यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है बट नीट में पूछा जाता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिजिकल बैरियर का मतलब हर वो चीज होता है, फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल, दोनों बैरियर का मतलब हर वो चीज होती है जो हमारी बॉडी में हमारे बर्थ के टाइम से ही हमें इनबिल्ट सिस्टम के तौर पे है, प्रेजेंट है। क्यों, बाहर से आने वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स को और माइक्रोब्स को किल करने के लिए, भगाने के लिए, इनगल्फ करने के लिए, माइक्रोफेज करने के लिए, जो समझना है समझिए। एज फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि हम लोग के नॉस्ट्रल्स में, ट्रैकिया में, सब में क्या होता है, म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस होता है। तो ये फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल बैरियर है
जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि विच फिजियोलॉजिकल बैरियर इज प्रेजेंट इन आवर ट्रैकिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग और रिजेक्शन ऑफ माइक्रोब्स। अब आप बोलेंगे रिजेक्शन कब होता है, ये तो हमें नहीं पता रिजेक्शन कब होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत डस्ट वाली कोई जगह है जहाँ पे डस्ट वस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप वहां पे सफाई कर रहे हैं तो अचानक आपको छींक आने लगती है, मोर देन 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से छींक के स्नीजिंग करके आपका ट्रैकियल सिस्टम रिमूव करके उसको बाहर करता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये मशीनरी प्रेजेंट है, ठीक है, कि उसमें कोई डस्ट जा रहा है तो आप उस तरीके से करके उसको इजेक्ट करके वहां पे क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये आपकी किताब में नहीं दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे जो असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगी उसमें कवर हो जाएगा ये सब। अगर आप कर पाएंगे इसका मतलब आपने सुना है, अगर आप नहीं कर पाएंगे इसका मतलब आपने नहीं सुना है, ठीक है, उसमें वो कवर हो जाएगा। तो उसमें अगर मैं दूंगी आपको कि मेंशन द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक physical and physiological barrier of your tracheal system which is responsible for trapping and rejection of microbes, दोनों काम में बोल रही हूँ, ट्रैपिंग भी बोल रही हूँ। कुछ ऐसा होता है ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया कहाँ जाएगा, बच के जाएगा स्टमक में, वहां तो खुद ही स्ट्रॉन्ग एसिड भरा हुआ है, वो खुद ही मार पीट के बराबर कर देगा उसको, पूरा कंप्लीटली उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो अगर रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट मतलब स्नीजिंग के थ्रू अगर आपने उसको बाहर कर दिया वहां से, तो फिर बहुत अच्छी अच्छी बात है, फिर तो कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे, ठीक है। ट्रैकिया जो है आगे जाके ये कहाँ और किस में ओपन होता है, जब ट्रैकिया की ओपनिंग की बात करते हैं हम लोग। एक ट्रैकिया है, एक क्या है, ट्रैकिया है, मेन ट्रैकिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों साइड के लंग में, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, दोनों साइड के लंग में खुलता है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी ब्रोंकस हो गया, ये भी ब्रोंकस हो गया, ये भी ब्रोंकस हो गया और ये भी ब्रोंकस हो गया। तो एक साथ प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई हो जाएगा। 9th क्लास नहीं 10th में एक क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों को, क्या दिया जाता है, लिखा जाता है वहां पे, मुझे याद है, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, ये तो मैंने सीरीज में बोल दिया। इसको उल्टा पलटा कर दिया जाता है, जैसे पहले एल्वियोलाई लिख दिया, फिर किसी ने एपिग्लोटिस लिख दिया, फिर नॉस्ट्रिल लिख दिया, फिर उसके बाद ना क्वेश्चन ये लिखा होता है कि इनको ना सीरीज में अरेंज कीजिए। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता है, इसके लिए आपको सीरीज पता होनी चाहिए। नॉस्ट्रिल मतलब आपके नोज की जो ओपनिंग है, होल है, जो ऑक्सीजन को इनटेक करने का काम करता है, वो क्या है, नॉस्ट्रिल्स है। फिर क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा, फिर क्या आएगा, एपिग्लोटिस, पहले वो कवर तो आए, फिर एपिग्लोटिस आएगा, ठीक है। एपिग्लोटिस के बाद फिर क्या जाता है, फिर जब आप नीचे जाएंगे वहां पे, तो एपिग्लोटिस के बाद आपका क्या आएगा, तब ट्रैकिया, क्योंकि आप नहीं लिख रहे डाइजेस्टिव सिस्टम, आप यहाँ पे किसको लिख रहे हैं, किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर रहे हैं। अगर आप 16th चैप्टर पढ़ते, वहां पे आप लिखते इसोफेगस, कोई दिक्कत नहीं था, तब वो सीरीज दूसरी चली जाती, इसोफेगस, उसके बाद फिर आप क्या लिखते, स्टमक लिखते, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखते, लार्ज इंटेस्टाइन लिखते, रेक्टम लिखते, एनस लिखते। अभी नहीं चल रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी आपका क्या चल रहा है, रास्ता चेंज हो गया है, रास्ता डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया है। अब आप ट्रैकिया के आगे जाके फिर आप वहां पे देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसे प्रोसेसिंग हो रही है और किस तरीके से वो चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, अपना ट्रैकियल सिस्टम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीरीज याद रखिए, पहले नॉस्ट्रिल्स है, फिर फेरिंग्स है, फिर एपिग्लोटिस है, फिर ट्रैकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई मतलब दोनों मैंने एक साथ बोल दिया, लेफ्ट राइट, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद फिर क्या है आपका, ब्रोंकियोल है। अब एक ब्रोंकाई है, वो आगे जाके और दो में खुलेगा, और दो में ओपन होगा, ब्रोंकियोल हो जाएगा। जो ब्रोंकाई की जो और ओपनिंग्स होगी वो ब्रोंकियोल हो जाएगा। ब्रोंकियोल्स जो है एंड में एक सैक लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होते हैं जाके, जिसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एल्वियोलाई बोलते हैं। मुझे एक प्रॉपर डायग्राम चाहिए इसके लिए, तो मुझे बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना था। नेक्स्ट क्लास में मैं बना के रखूंगी, तो उसको मैं प्रॉपर आपको फिर से समझाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या नहीं बताया, प्लूरल कैविटी वगैरह मैंने आपको नहीं बताया है। हमारे लंग्स हैं लेफ्ट और राइट साइड में, तो इसको भी तो कुछ प्रोटेक्ट करने का काम करता होगा ना। इसके बाहर भी क्या होगी, ये किसी कैविटी में होगा, किसी जगह पे ये बैठा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग,
प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो आज के टॉपिक में पूछ लीजिएगा।